हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इस बेस पर इसमें दो तरह के सेल स्टडी करते हैं। एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टेइक सेल भी है। मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। यहां पर ध्यान से देखना, मैंने एक एनोड और कैथोड बनाया हुआ है। मान लीजिए जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो होगा ये कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर आयन सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स रॉड पर आ जाएंगे। इस कारण से जो हमारे पास सेल बना हुआ है या इलेक्ट्रोड बना हुआ है, उसमें एनोड पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और दूसरी साइड Cu डबल पॉजिटिव डिपोजिट होंगे कैथोड पर जाकर, यानी कैथोड पर वो अपना पॉजिटिव चार्ज दे देंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, तो उस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इस कारण से गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता यह है कि हम यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी जो आपको दिख रही है यहां पर, जिस एंड से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है उस पर वो चार्ज आता है। तो आप देखो, पॉजिटिव एंड से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड से जिसको कनेक्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज। ये एनोड और कैथोड है उसके अंदर। इसके अंदर जो भी आयंस होंगे, वो आयंस, कोई भी आयंस ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, जो भी आयंस होंगे वो आयंस इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपोजिट होंगे। यहां पर आयंस डिस्चार्ज हो रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का केस है। इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, जबकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। तो आप यहां देखो ध्यान से, इसमें एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको ध्यान रखना ये बात कि गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। इसमें रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, डेल्टा जी लेस देन 0, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। ये बात आप बहुत ध्यान रखना है इस बात को कि इसमें रिएक्शन अपने आप होती हैं। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन कराने के लिए हमने अलग से बैटरी लगानी पड़ रही है, यानी कि हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी का यूज कर रहे हैं, तब उसमें जाके रिएक्शन हो रही है। तो उसमें जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कहलाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो अपने आप नहीं होने वाली रिएक्शन थी। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एंड कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब आप इस बात को समझो इसमें कि चाहे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, एक बात क्लियर रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यानी बाय डिफॉल्ट जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे आप एनोड ही बोलेंगे, जहां रिडक्शन हो रहा है उसे आप कैथोड ही बोलेंगे। अब हमारे पास टॉपिक आता है गैल्वेनिक सेल। आप यहां देखो, गैल्वेनिक सेल मैंने बनाया हुआ है, इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाए हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड जिंक का है और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का है। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, Cu डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव, एक्वस। इसमें Z डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव, यानी ZnSO4 का सॉल्यूशन है। ये हमारे पास एक डायग्राम शो किया हुआ है मैंने गैल्वेनिक सेल के लिए, और दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है। ये जो वायर जिससे कनेक्ट किया हुआ है ये होता है एक्सटर्नल सर्किट। और जो अंदर एक यू शेप की ट्यूब लिखी हुई है जिसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सॉल्ट ब्रेस। आप देख सकते हैं ये जो सॉल्ट ब्रेस है, इस सॉल्ट ब्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें। तो आप ध्यान से देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड जिसको लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और राइट हैंड साइड जिसको लिखा गया है उसमें हमेशा रिडक्शन होगा।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड को रखा जाएगा लिखते टाइम, और राइट हैंड साइड पर कैथोड को रखा जाएगा। होता यह है इसमें कि Zn डबल पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, Cu डिपोजिट हो रहा होगा, Cu यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा, अपना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को दे रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अल्टीमेटली डेवलप हो गए होंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन के अंदर जिंक आने से, इस एनोड साइड सॉल्यूशन के अंदर जिंक डबल पॉजिटिव आने से सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में Cu डबल पॉजिटिव के डिपोजिट होने से सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि सेल काम करना बंद कर देगा। उस केस में इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया जाता है। तो यानी कि हम सॉल्ट ब्रिज में लगा के रखते हैं। यानी सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिलअप रहता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मूव करने लगता है, उसके आयंस अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जैसे एनोड साइड देखें तो सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो है पॉजिटिवली चार्ज, तो उधर Cl नेगेटिव आयन मूव करेगा, देखो मैं एरो साइन बनाया हुआ है Cl नेगेटिव साइड, और कैथोड साइड में ये पॉजिटिव आयन मूव करने लगेंगे, और जैसे ये सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्यूशन को दोबारा से न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल कर देंगे तो वापस से जिंक Zn डबल पॉजिटिव आयन में आने लगेगा और दोबारा से सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज का काम है वो है सेल की रिएक्शन को बनाए रखना है, सेल रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहे। अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी। यानी सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट बाय मूवमेंट ऑफ देयर आयंस। अब बात आती है कि सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो मेन बात ये कि जो आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज आर केमिकली इनर्ट, शुड बी केमिकली इनर्ट। शुड बी केमिकली इनर्ट का मतलब है कि जब वो आयंस सॉल्यूशन के अंदर जाएं तो कोई प्रेसिपिटेशन वगैरह रिएक्शन नहीं होनी चाहिए कि वो Cl नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर गया तो उसमें आयन से कंबाइन होकर सस्पेंडेड हो गया, प्रेसिपिटेशन गया, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। बस हाँ आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, जिससे कि सॉल्यूशन अल्टीमेटली न्यूट्रल फॉर्म में रहे, और वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा तो सेल रिएक्शन वर्क करती रहेगी। तो सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंस है। सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो आगे बता देते हैं हम आपको। यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही है वो रिएक्शन समझो। एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही, देखो एट एनोड, ए फॉर एनोड लिखा हुआ है मैंने, चलो पूरा लिख देता हूं। एनोड Zn solid convert into Zn double positive aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये जो रिएक्शन हुई ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, Cu डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Cu सॉलिड, ये रिडक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हुई, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तब हम उसको सेल रिएक्शन बोलेंगे। अभी जो रिएक्शन हुई वो सेल रिएक्शन नहीं, वो इंडिविजुअली हाफ सेल रिएक्शन थी। तो इनको ऐड करेंगे, फाइनल रिएक्शन क्या मिलेगा, Zn सॉलिड प्लस Cu डबल पॉजिटिव एक्वस गिव्स अस Cu सॉलिड प्लस Zn डबल पॉजिटिव एक्वस। ये सेल रिएक्शन कहलाएगी। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अब हर बार ये डब्बे तो नहीं बनाते रहेंगे कि बॉक्स बनाएंगे उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी आप देखो यहां पर उसको बोलते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन। सॉल्ट ब्रिज ये पैरेलल लाइन से शो करते हैं, उसके लेफ्ट साइड में हम लोग एनोड को लिखेंगे, राइट साइड में कैथोड। तो लेफ्ट साइड में जिंक से बना हुआ इलेक्ट्रोड था, यानी जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn डबल पॉजिटिव एक्वस, और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में लिखा जाएगा कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ये रिप्रेजेंटेशन है इस सेल का। तो इस टाइप से सेल लिखा जाता है। अब हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब हम किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की कुछ टेंडेंसी होती है। उसके कारण उसकी सरफेस पर दो अपोजिट टेंडेंसी वर्क करने लगती हैं। इस टाइप से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो मैंने सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है। मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है, ये मेटल है, इस मेटल को मैंने एम नाम दिया हुआ है। इसके अंदर इसके जो आयंस है वो एम पॉजिटिव है, यानी MnSO4 वगैरह कुछ होगा, जो भी आयन होगा इसमें, तो Mn पॉजिटिव। अब ये जब रखा इसके अंदर तो
ये जो मेटल आयन है वो मान लीजिए पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में गया, तो जब ये सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन के फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन कैसा चार्ज का हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे रह जाएंगे, रॉड पर। तो इलेक्ट्रॉन्स रॉड पर रह जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के कारण रॉड पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, रॉड पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इसकी बाहरी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगेंगे, यानी कि उसकी सरफेस पे आ जाएंगे। और इस टाइप से यहाँ पर आप देखो दो लेयर बन गई, एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक लेयर बन जाती है, यानी पॉजिटिव की लेयर और नेगेटिव की लेयर बनने के कारण एक पोटेंशियल डेवलप हो गया मेटल इलेक्ट्रोड पर। और जो पोटेंशियल डेवलप हो गया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अलग अलग होता है ये, हर मेटल का हर सब्सटेंस का अलग अलग होगा जो भी होगा, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें, अगर सॉल्यूशन लिया जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन 1 m रखते हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। या गैस है तो उसी केस में हम अगर प्रेशर 1 bar रखते हैं तो उसके केस में हम लोग उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। यानी आप ध्यान रखना, जब स्टैंडर्ड टर्म यूज की जाए तो कंसंट्रेशन 1 m ली जाएगी अगर कंसंट्रेशन लेनी है तो, और प्रेशर 1 bar लिया जाएगा अगर किसी गैस का प्रेशर मेंशन करना है तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ पर केमिस्ट्री में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक नाम दिया गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा नाम दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल। इसी टाइप से मतलब रिडक्शन वाली रिएक्शन का पोटेंशियल लिखोगे रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन ऐसा है कि आप किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन का भी रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं, रिडक्शन वाली रिएक्शन का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं, आगे आ जाएगा समझ में। तो फिलहाल रिएक्शन के साथ आप समझना है कि कौन सी रिएक्शन के लिए अगर रिडक्शन हो रहा है तो आपके उसके सामने उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा है। अब आप देखिएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, इसका मतलब जो प्रेशर होगा वो 1 bar लिया जाएगा अगर गैस के टर्म में लेनी होगी बात तो, और अगर कंसंट्रेशन होगा तो 1 m लिया जाएगा। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों की वैल्यू या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू है तो अगर हम उसे उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो माइनस साइन लगा के या उसका साइन बदल कर हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हैं किसी भी मेटल का या आयन का। इसलिए मैंने ये रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इन्हें आप साइन बदल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, दोनों चीजें मिल जाएंगी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैं लिखा हुआ है Zn डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। इसका मतलब ये कि इसमें Zn डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुआ जिंक में, ये हुआ है। यानी Zn डबल पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक का लिखने का मतलब है कि Zn डबल पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू जिंक, यानी रिडक्शन हुआ, तो ये कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन 1 m रखते हैं तो इसका जो वैल्यू कहलाएगा वो कहलाएगा, कैपिटल एम है, ये मोलारिटी है ध्यान रखना, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn डबल पॉजिटिव आयन इक्वल टू है माइनस 0.76 वोल्ट, मैंने लिखा हुआ है। अब आपसे कहा गया कि नहीं, आपने अभी ऊपर जो रिलेशन बताया था उसके बारे में बताओ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बन जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। आप देखो लिखने का तरीका बदल गया, Zn ऑब्लिक Zn डबल पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब जिंक इज कन्वर्टिंग टू Zn डबल पॉजिटिव आयन। ऐसे भी आप अदर एग्जांपल्स के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। हम इसे नॉर्मली ई सेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किन्हीं दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं तो एक सेल बन जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोड अपने आप में हाफ सेल है, एक इलेक्ट्रोड अपने आप में हाफ सेल है। अब आप दोनों को कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है सेल, राइट। यानी मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी जनरेट बाय सेल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल। यहां पर ई सेल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस। एक बात और मैं बताना भूल गया, वो सुन लो आप। यहाँ पर मैंने बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे नॉर्मली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। बट केमिस्ट्री में
अगर या किसी क्वेश्चन में अगर कहीं पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कोई वैल्यू दी हुई है उसकी, तो अब आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है? बस इतना ही लिखा हुआ है उसमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट आप याद रखना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। केमिस्ट्री में यही डिफाइन किया गया है। आप देखेंगे आपके पास जो एनसीईआरटी है उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, उसमें जो वैल्यूज लिखी हुई है साइड में, मेटल आयन, वो मेटल के साथ में, गैसेस आयन के साथ में, वो जो वैल्यूज लिखी हुई वो सारी की सारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। तो वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन नहीं है, और वो सब 298 केल्विन पर बनाए गए। तो आप याद रखना, वो जो टेबल है उसकी सारी वैल्यू 298 केल्विन पर है, और वो सारी चीजें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म दिया गया है तो आप केवल उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। चलिए, तो ईएमएफ सेल के बारे में मैंने बोला। तो ईएमएफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, यानी आरएचएस में से एलएचएस माइनस करना है। पहली बात तो ये। अब कैसे? मैंने इसमें बोला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस, आपको ये माइनस करना पड़ेगा। तो आप ये कंटिन्यू लिखेंगे इसमें। तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो सिंपल है, इसमें ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस में से ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस को माइनस करेंगे, तो ई सेल या ईएमएफ ऑफ सेल हमको मिल जाएगा। कोशिश यही करो कि आप केवल यही फॉर्मूला यूज करें मेनली इसमें, कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में से रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करें। चाहे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप उसका साइन बदल के उसे रिडक्शन पोटेंशियल बना लें और क्वेश्चन करें। ये आसान तरीका है। हालांकि आप इसमें वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको साइन वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करें। जैसे मैंने यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट में भी लिखा हुआ है, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आरएचएस माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलएचएस। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब मैंने ऊपर डिग्री का साइन लगाया हुआ है। तो देखो यहाँ पर भी मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में से रिडक्शन पोटेंशियल ही माइनस कराया है। वापस बता देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को कि सर जब सेल होता है तो उसमें एक सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, एक में रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल, तो बात समझ में आ गई। लेकिन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। हाँ भाई, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आएगा, लेकिन आप उसे रिडक्शन पोटेंशियल लिखकर उसे सॉल्व करें और आप इसमें वैल्यूज डालें तो आपके क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका मन है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है तो देखो साइन बदल के लिख सकते हैं। अगर आप आरएचएस का एलएचएस जो लिखा हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस, इसे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो इसका माइनस साइन को चेंज करेंगे तो ये प्लस साइन बन जाएगा। तो आप ऐसे इसके साइन बदल के इस फॉर्मूले को आगे यूज कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में लिख सकते हैं आप साइन बदल कर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ऐसा क्यों बोलते हैं गैस गैस आयन? पहली बात ये, इसमें जो गैस यूज की गई उसको H2 गैस है, उसका आयन कौन सा है? H पॉजिटिव। तो ये गैस और उसी का आयन, दैट्स व्हाई गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड कहे जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड बना हुआ है जिसमें गैस और उसका आयन यूज हो रहा है उसे हम गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब जो गैस हम ले रहे हैं उसको हम हमेशा किस प्रेशर पर मेंटेन करेंगे? 1 बार पर, और जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी? 1 m। तो इस कंटेनर इस जो डायग्राम बनाया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसमें यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl 1 m है, ये गिलास जार है, ये प्लेटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड प्लेट है, ये सब लिखा हुआ है इसमें H2 1 बार है। इसकी बात ये है कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। पहली बात, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर SHE इज 0। मतलब ये कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, हम इसे क्या मान के चलेंगे? 0। ये इसकी वैल्यू एज्यूम की गई है। तो इस वैल्यू को जब भी आप SHE को यूज करें आप इसकी वैल्यू को 0 रखें। इसकी हेल्प से हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर सब्सटेंसेज, जैसे जिंक का निकालना है, कॉपर का निकालना है किसी का, तो सिंपल सी बात है, इसके साथ उसे कनेक्ट कर दो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे
और फिर मीटर में जो वैल्यू आएगी उस मीटर की वैल्यू को हम सेल के बराबर लिख देंगे, यानी हमें ई डिग्री सेल मिल जाएगा, उसमें ई डिग्री सेल मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल RHS माइनस LHS। तो इसमें आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तो वैल्यू 0 रहेगी, तो हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसमें ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट समझना। अब हम जब इससे किसी को कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम जिंक को कनेक्ट करते हैं या कॉपर को कनेक्ट करते हैं, किससे? SHE से। एक इलेक्ट्रोड बनेगा जिंक और कॉपर को लेकर, एक इलेक्ट्रोड बनेगा कॉपर और SHE को लेकर, एक इलेक्ट्रोड बनेगा जिंक और SHE को लेकर। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जिंक को अगर हम SHE से कनेक्ट करें तो जिंक किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह या कैथोड की तरह। इसी टाइप से कॉपर को जब SHE से कनेक्ट करें तो कॉपर किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह या कैथोड की तरह। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपने सीरीज पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर आता है जिंक और हाइड्रोजन के नीचे की तरफ आता है कॉपर। और आप देखेंगे तो जो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इनकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, और जो ऊपर आते हैं उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है। यानी कि जिन सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है वो एनोड की तरह काम करेंगे जब हम उसे SHE से कनेक्ट करेंगे, और जिन सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है वो कैथोड की तरह काम करेंगे जब हम उसे SHE से कनेक्ट करेंगे। क्लियर? तो आप इस बात को याद रखो, और इस टाइप से जब आप कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। नाउ गिव्स यू फ्री एनर्जी, इसमें एक टर्म और यूज हो गई है, डेल्टा G इक्वल टू -NFE। ये -NFE, इसको हम ई सेल भी बोल सकते हैं। डेल्टा G गिव्स एनर्जी, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कौन सा वर्क होगा अगर वर्क के फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर नॉन पीवी वर्क होता है एक तरह से, क्योंकि बैटरी चार्ज होती है डिस्चार्ज होती है, बैटरी का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। यानी कि वो जो वर्क मिलता है, भाई चार्ज हो गई तो बैटरी काम करेगी, बैटरी जितना काम करेगी उसका वर्क कहलाएगा। तो ये नॉन पीवी वर्क है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकल वर्क को नॉन पीवी वर्क बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए, अच्छा इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ई का मतलब है ई सेल हो या ई डिग्री सेल हो या ई रिडक्शन पोटेंशियल वाला या ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कोई भी टर्म हो, ई का कोई भी टर्म हो, ई यानी EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव है इसका मतलब नॉन एडिटिव है, नॉन एडिटिव है इसका मतलब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। लेकिन जी, मैंने जी बोला, गिव्स एनर्जी लिखा, डेल्टा जी है वो अलग बात है। जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो एडिटिव होती है, वो एडिटिव है। तो इसका मतलब जब भी आप डेल्टा जी वगैरह कैलकुलेट करें तो आप जी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ये सब तरीके रहते हैं आपके पास। आपको किसी रिएक्शन में जैसे डेल्टा एच को यूज करते थे ना, आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ा हुआ है कि हम ऐड करते हैं कि नहीं, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे उनको ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे डेल्टा जी को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। कुल मिला के मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए हम गिव्स एनर्जी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसको, ई को। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तो आपने अभी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जब ई सेल निकलवाया था, तो मैं आपको बता दूं कि एक परफेक्ट सेल है, उस परफेक्ट सेल में यहाँ पर देखो डेल्टा जी की वैल्यू होती है NFE, और दोनों साइड जब आप किसी चीज को ऐड करते हैं, समझना इसमें किसी भी जगह डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 कर दो आप, और आपको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू -NFE होती है। तो अगर -NFE3, चलो मैं 3 दे देता हूँ इसको, -NFE1 -NFE2। अब आप देखो यहाँ से, अगर NF की वैल्यू सब जगह सेम है, N सब जगह सेम है सब जगह, तो NF की वैल्यू अगर सब जगह सेम हो गई तो वहां पर E3 इक्वल टू E1 प्लस E2 इस टाइप की वैल्यू नजर आने लगेंगी, यानी E का एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखने लगेगा। तो एक्चुअली वहां पर जो हमने E लिखा हुआ है सेल में, वहां सब जगह NF सेम था, इसलिए वहां पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन E का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो वहां पर डेल्टा जी से ही कैलकुलेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा इसमें याद रखना E, अब डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी लेस देन 0, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब ई सेल हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसके उल्टा डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ई सेल लेस देन 0। और अगर
रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, जीरो, यानी ई सेल क्या होगा, जीरो। तो अगर सेल इक्विलिब्रियम में है यानी वहां पर सेल वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, और उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू भी जीरो होगी। तो जब कभी क्वेश्चन आ जाए कि सेल इन इक्विलिब्रियम यानी ई सेल या डेल्टा जी, वहां पर जीरो कर देना। डेल्टा जी बोला है, डेल्टा जी डिग्री नहीं बोला है, ई डिग्री नहीं बोला है। ई सेल जीरो होगा, ई डिग्री की बात नहीं की है। डेल्टा जी जीरो होगा, डेल्टा जी डिग्री की बात नहीं की है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ये आप ध्यान से देखो, एक इक्वेशन में लिखा हुआ है डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू। आपने पढ़ा हुआ है, क्यू का मतलब क्या होता है, केमिकल के सब पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री सेल प्लस आर टी एल एन क्यू ई सेल इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया ये रहा। ये इक्वेशन कहलाती है नर्स्ट इक्वेशन। आप इसको लॉग को, एल एन की टर्म को लॉग के फॉर्म में लिख दो, जिसमें लॉग बेस 10 होता है, तो ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू, ये टर्म आ गया। ओके, एट 298 केल्विन आपके पास ये वैल्यू क्या क्या लिखी गई है। अगर हम इसमें टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन डालें, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलाम, तो वो फॉर्मूला ये बन जाता है कुछ, ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। बहुत स्पेशल याद रखना, अगर आप यहाँ पर वैल्यू 0.0591 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये एट 298 केल्विन है। अगर टेम्परेचर इसके अलावा कुछ और है तो यहाँ पर 0.0591 नहीं आएगा, इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दोबारा से। नेक्स्ट, अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, आप जानते हैं क्यू क्या है, क्यू है रिएक्शन कोएफिशिएंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट जो भी आप बोलते हैं। इसमें जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम लिखना सीखा था, वैसे ही जैसे ये नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल है और कंप्लीट सेल के लिए भी एप्लीकेबल है। आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जेड डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू जिंक। ये एक रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है यानी कि मैं यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम सॉरी क्यू की वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जेड डबल पॉजिटिव एक्वस, सब एक्वस है। इसी टाइप से अब ई सेल क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ई जेड एन डबल पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एन इक्वल टू ई डिग्री ऑफ जेड एन डबल पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एन माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह 2 का मतलब होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो यहाँ एन जितने भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लिखते हैं लॉग, और लॉग 1 अपॉन जेड एन डबल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी टाइप से आप यही इक्वेशन कॉपर के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने जिंक के लिए लिखी है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, आप देखो यहाँ पर कॉपर की वैल्यू 1 अपॉन सी यू डबल पॉजिटिव। अब आप आगे इसकी वैल्यू को लिख लेना। ओके, फिर इसके बाद में जैसे अब मैंने ये हाफ सेल के लिए लिखा था, अब कंप्लीट सेल के लिए लिखना है, तो कंप्लीट सेल समझो जरा, जेड एन अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे जैसे कि मैंने पहले ऐड की हुई थी, तो वहां पर दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलती है। तो ये सेल रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। तो जेड एन प्लस सी यू डबल पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू सी यू प्लस जेड डबल पॉजिटिव, इसके लिए क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ जेड डबल पॉजिटिव एक्वस इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी यू डबल पॉजिटिव एक्वस, यानी ई सेल, यहाँ पर अब ई सेल लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 2। क्यों लिखी जाएगी, आप ध्यान से देखो, जिंक से कन्वर्जन हुआ जेड डबल पॉजिटिव में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, या सी यू डबल पॉजिटिव सी यू में देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ओवरऑल ये बात क्लियर है कि जब कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखी जाती है तो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू 2 लॉग, और लॉग के लिए कंसंट्रेशन ऑफ जेड डबल पॉजिटिव एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी यू डबल पॉजिटिव एक्वस, ये कंप्लीट सेल के लिए। अब यहाँ जो ई डिग्री सेल लिखा है ये क्या है, ये बहुत स्पेशल चीज है। ई डिग्री सेल का मतलब है यहाँ पर ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आर एच एस माइनस ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल एच एस, जो मैंने ऊपर लिखना सिखाया था। यानी जब कभी भी आपको दिए हुए हैं तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे एलिमेंट्स के, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए तो आप उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बना सकते हैं, और उन वैल्यूज को यहाँ डालकर आप ई डिग्री सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स दोज कैन इफेक्ट ईएमएफ ऑफ सेल। तो आप वैसे भी देखो ईएमएफ ऑफ सेल को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये रहा ईएमएफ ऑफ सेल,
किससे इफेक्टेड हो सकता है? देखो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अगर डिफरेंट होंगी तो इससे इफेक्ट हो सकता है, यानी नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ आयन। नंबर 2 आप देखो ये जो वैल्यू है वो किस टेम्परेचर पे है? 298 केल्विन पर। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ईएमएफ ऑफ सेल भी चेंज होगा। इसका मतलब दूसरी बात, टेम्परेचर पे भी, टेम्परेचर से भी इफेक्टेड होता है। तीसरी बात, यहाँ पर अभी मैंने ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लिया जिसमें गैस यूज होती, लेकिन गैस आती तो गैस वगैरह, गैस का प्रेशर भी लिखा जाता, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज भी यूज हो सकता है, यानी वो भी इफेक्ट डालता है ईएमएफ सेल में। नेक्स्ट, ये ई डिग्री सेल, अभी मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ जिंक और कॉपर, तो उससे जो वैल्यू आएगी ई डिग्री वो कुछ और होगी। लेकिन अगर यहाँ पर सिल्वर या कोई और सब्सटेंस लेता तो उसके कारण ई डिग्री की वैल्यू कुछ और आती, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करेगा। यानी ई सेल किस किस पर डिपेंड करेगा, आप ध्यान से याद रख सकते हो। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, नंबर 2 प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। लेकिन इसमें मेन बात क्या याद रखनी है आपको कि कंसंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम सब्सटेंस के बने होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड सेम सब्सटेंस के बने होते हैं। इसका मतलब इसमें ई डिग्री सेल की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? 0। क्योंकि आप जरा सोचो, अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम सब्सटेंस के बने हैं तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस करने वाले हैं, दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू सेम होगी अगर सेम सब्सटेंस है तो ई डिग्री सेल की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो याद रखना कंसंट्रेशन सेल में ई डिग्री सेल की वैल्यू 0 रखी जानी है। अब एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पर, जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पर मैंने दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर के बनाए हुए हैं, एक एनोड एक कैथोड। यहाँ पर जो एनोड का इलेक्ट्रोड है उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है एलएचएस, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है आरएचएस साइड में। यहाँ पर अभी सोल्ट ब्रिज की जगह क्या यूज किया गया है? पोरस प्लग, पीपी का फुल फॉर्म है पोरस प्लग। एक्चुअली पहले सॉल्ट ब्रिज यूज करते थे तो उसमें आयंस की ट्रांजिशन होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आयंस ट्रांसफर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? पोरस प्लग से आयंस ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे एजी पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आया, कलर चेंज कर लेते हैं जरा इसमें, जैसे एजी पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आया, तो जब एजी पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से एजी पॉजिटिव सॉल्यूशन में जाके डिपोजिट हो जाएगा। ये AgNO3 का सॉल्यूशन मान लीजिए एक्वस, ये भी AgNO3 का सॉल्यूशन मान लीजिए एक्वस। यहाँ पर कुछ इस टाइप से इनकी कंसंट्रेशन होगी, तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, जो भी वट एवर आप मानेंगे, और ये इलेक्ट्रोड बनेगा। अब आप देखो, जब इसके अंदर एजी पॉजिटिव आएंगे तो एजी पॉजिटिव आयन यहाँ से ट्रांसफर हो सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफर हो सकते हैं, तो यहाँ एजी पॉजिटिव आते रहेंगे राइट हैंड साइड में पोरस प्लग के थ्रू, और वो एजी पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके डिपोजिट होते रहेंगे, एनोड पे जाके प्रोड्यूस होते रहेंगे एजी पॉजिटिव आयन। तो इस टाइप से सेल एक लॉन्ग टाइम तक काम करता रहेगा। अब इसकी रिएक्शंस क्या होगी? बहुत सिंपल है, जो अभी तक हम पढ़ते आए रिएक्शन। एनोड पर रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन होना, यानी एजी सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू एजी पॉजिटिव एक्वस। इसकी कंसंट्रेशन कुछ दी हुई है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, मान लो C1 दी हुई है। ऐसे कैथोड पर रिएक्शन क्या हुई है हमारे पास? कैथोड पर एजी पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू एजी सॉलिड। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? C2। ये हमारे पास कंसंट्रेशन थी। अब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलती है? एजी पॉजिटिव एक्वस गिव जस्ट एजी पॉजिटिव एक्वस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंसंट्रेशन C2 है, ये कंसंट्रेशन C1 है। C2 का मतलब क्या है? RHS, और C1 का मतलब क्या है? LHS। आप देखो यहाँ पर RHS LHS यहाँ से देखना है, तो C2 RHS है और C1 LHS है। ये नहीं कि रिएक्शन में आके देख रहे हैं तो LHS RHS में, इसके लिए Q लिख सकते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल। अब ई डिग्री सेल की वैल्यू तो 0 रहेगी, माइनस 0.0591 इज डिवाइडेड बाय 1 लॉग, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव एक्वस LHS इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव एक्वस RHS। राइट, ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोड लिखा गया है। हाइड्रोजन का आप देखो यहाँ पर मैंने दोनों जगह, इसमें दोनों जगह प्रेशर अभी सेम रखा हुआ है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो जैसे ऊपर रिएक्शंस लिखी थी वैसे ही रिएक्शन लिखेंगे। मैं आपको नॉर्मल रिएक्शंस बता देता हूँ। एनोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड की रिएक्शन क्या होगी। इसमें भी ई डिग्री सेल 0 होगा, ई डिग्री सेल 0 होगा। तो आप, मैं बोल देता हूँ रिएक्शन को, ध्यान से सुन लो क्या क्या होगी। एनोड पर रिएक्शन होगी H2 कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी, और यहाँ पर गैस और ये एक्वस, ये सब मेंशन करना है आपको। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी?
2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H2 गैस। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने डिफरेंस किस में किया हुआ है, मेनली कंसंट्रेशन में। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2। C2 का मतलब क्या है RHS और C1 के मतलब क्या है LHS। फाइनल सेल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी, सेल रिएक्शन आप देख सकते हैं 2H पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव एक्वस। और आपके लिए यहाँ पर सेल क्या मिलेगा, ये C2 है, ये C1 है। C1 का मतलब LHS, C2 का मतलब RHS। तो डायरेक्ट अब रिएक्शन आप इतना सारा ना लिखते हुए भी डायरेक्ट लिख सकते थे इसमें। अच्छा, इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन और बता देता हूँ मैं आपको। ऊपर सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे सिल्वर का सेल रिप्रेजेंटेशन था, अब सॉल्ट ब्रिज तो लगाया नहीं, तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, चलो मैं ब्लू कलर की पेन से बता रहा हूँ। आप सुनना सेल रिप्रेजेंटेशन को सिल्वर का, ऐसे लिखेंगे इसमें Ag सॉलिड ऑब्लिक Ag पॉजिटिव एक्वस, राइट। सॉल्ट बेस की तरह ही उसको लिखा जाएगा पोरस प्लग को, Ag पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक Ag सॉलिड, बस ये सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर अब आप इसमें नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेना, जैसे पहले लिखा था मैंने, ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इक्वल टू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस LHS स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस RHS स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास हो जाएगी इसकी। ऐसी अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल। अब इसमें एक और चीज है, अब आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, जो मैंने एग्जाम्पल 2 लिखा था, इसमें एक काम कीजिएगा, यहाँ पर अभी जो मैंने प्रेशर सेम रखा था, यहाँ पर एक काम करना, प्रेशर डिफरेंट कर देना। तो प्रेशर जब डिफरेंट कर दोगे तो यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए एक जगह P1 ले लिया, एक जगह ले लिया P2, तो आपके पास फिर इक्वेशन में, ये इक्वेशन में P1 और P2 भी कैंसिल नहीं होंगे। तो आपको फिर जो ई सेल है उसमें P1 P2 की टर्म भी आएगी, P1 P2 की टर्म भी आएगी, तो फिर आप उसको भी मेंशन करेंगे तो इसमें P1 P2 की टर्म भी आ जाएगी, अगर आप ऐसा करते हैं। तो प्लीज देख लेना, जो सही है वो लिखना। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें कुछ भी, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप यहाँ पर दोनों को डिफरेंट भी रख सकते थे और आपके लिए सेल बन सकता था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल। अब इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल क्या है, इसमें ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोड तो सेम सब्सटेंस के बने हुए हैं, यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक ही सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है। अब देखो, ये जो सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन है, इसकी कंसेंट्रेशन कुछ C है, इसमें H2 का एक इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड लगाया गया, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ये। आप देखो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट रखा गया, तब ये सेल काम करेगा। तो यहाँ पर E डिग्री सेल की वैल्यू तो सेम होगी, E डिग्री सेल तो 0 हो जाएगा, लेकिन आप देखो प्रेशर अलग अलग होने के कारण ये सेल अभी भी काम करेगा। अब इसकी रिएक्शन जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखेंगे, सारी रिएक्शंस वैसी लिखी जाएंगी। अब देखो इसमें क्या रिएक्शन लिखने का तरीका होगा, एट एनोड H2 गैस गिव्स अस 2H पॉजिटिव एक्वस। आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन में प्रेशर कितना है, P1, ये लिखा है मैंने P1। फिर कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H2 गैस। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो क्या रिएक्शन हुई, इसमें रिडक्शन हुआ। अब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, तो यहाँ जो प्रेशर है वो कितना है, P2। तो अब इसमें एचाइन से एचाइन कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अब H2 गैस, फाइनल सेल रिएक्शन आएगी, H2 गैस गिव्स अस H2 गैस। और यहाँ पर प्रेशर कितना है, P1, यहाँ कितना है, P2। तो पहले आप देखो ध्यान से, यहाँ कंसंट्रेशन का टर्म आता था, अब हाइड्रोजन गैस प्रेशर का टर्म आएगा, तो प्रेशर का टर्म लिखना, इसके लिए ई सेल लिख लेना, ई सेल इक्वल टू, बट ई डिग्री सेल क्या रहेगा, 0, तो 0.0591 अपॉन n इक्वल टू 2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। अब ये P2 है, इसका मतलब ये RHS का टर्म है और ये LHS का टर्म है, तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस RHS डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस LHS लिख सकते। नाउ नेक्स्ट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये मैंने सामने लिखी हुई है, आप देख लो। यहाँ पर एक्चुअली आपने थर्मोडायनेमिक पढ़ा हुआ है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। थर्मोडायनेमिक्स से एक इक्वेशन और पढ़ी है, डी डेल्टा RG इक्वल टू डेल्टा V dP माइनस डेल्टा S dt। आप बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। अगर ये टर्म 0 हो गई हमारे पास, तो फिर डी डेल्टा RG इक्वल टू क्या बचा, माइनस डेल्टा RS dt। आप देखो यहाँ पर डेल्टा RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, डेल्टा RS इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन dt डेल्टा RG। और डेल्टा RG की जगह आप लिख सकते थे माइनस NFE। तो माइनस NFE जब इसकी जगह वैल्यू डालोगे तो माइनस, ये आगे भी लगा हुआ है एक जगह माइनस, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा RS इक्वल टू NF d अपॉन dt।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कई क्वेश्चंस में डेल्टा एस पूछा जाता है और डेल्टा एस की वैल्यू पूछी जाती है और वहां डी अपॉन डी टी की वैल्यू दी रहती है, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि डेल्टा एस का डी अपॉन डी टी के साथ क्या रिलेशन है। तो प्लीज आप इस फॉर्मूले को तो याद कर ही लो, डेल्टा आर एस इक्वल टू प्लस एन एफ डी अपॉन डी टी। अब डी अपॉन डी टी क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये लिखा हुआ है, डी अपॉन डी टी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आप देखो यहां से डेल्टा एस की वैल्यू एन एफ डी अपॉन डी टी इक्वेशन फर्स्ट में डाल सकते हैं और डेल्टा जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन एफ ही लिख सकते हैं, यानी डेल्टा एच इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो देखो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा एन एफ टी डी अपॉन डी टी माइनस एन एफ ई सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवर्सिबल हाफ सेल इलेक्ट्रोड। रिवर्सिबल क्यों बोला जाता है, पहली बात इसको समझ लो। हम जो हाफ सेल हैं, आप देखो कभी वो एनोड की तरह काम करता है, कभी कैथोड की तरह काम करता है। जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन को अगर कॉपर से कनेक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन एनोड की तरह काम करता है, अगर हाइड्रोजन को हम जिंक से कनेक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम करता है। यानी वो भी एक ऐसा चीज जो था, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, वो भी तो एक हाफ इलेक्ट्रोड है, सॉरी एक इलेक्ट्रोड है या हाफ सेल है। तो वो रिवर्सिबल का मतलब है कि वो दोनों तरह से काम कर सकते हैं अगर हम अलग अलग जगह अरेंज करते हैं तो इनका ये बिहेवियर होता है, इसलिए इनको रिवर्सिबल टर्म में यूज किया गया। तो इनको अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ टाइप लिखे हुए हैं। नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मेटल मेटलाइन इलेक्ट्रोड। मेटल मेटलाइन इलेक्ट्रोड का मतलब है जो आपने अभी तक जिंक और कॉपर के बारे में पढ़ा है, अगर जिंक को उसके जिंक आयन के सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा मेटल मेटलाइन, या कॉपर को कॉपर आयन के सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा। यानी मेटल इज केप्ट इन देयर आयंस, सॉल्यूशन ऑफ देयर आयंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से जो बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है उसे बोलते हैं मेटल मेटलाइन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में आप पढ़ के आ गए ऊपर। रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करना है तो Zn ऑब्लिक Zn डबल पॉजिटिव हो जाएगा, अगर रिडक्शन रिप्रेजेंट करना है तो आप Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu बोल सकते हैं। ये लिखने का तरीका होता है अलग अलग जगह, ठीक है ना। खैर, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड, जो अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बताया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैस आयन इलेक्ट्रोड है, तो उसमें अगर H2 गैस, जो जिस टाइप से आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ा वही सब चीजें हैं। अगर आप H2 गैस लेते हैं तो आयन कौन सा होगा, H पॉजिटिव आयन। Cl2 गैस लेते हैं तो आयन कौन सा होगा, Cl नेगेटिव आयन। तो जैसे आप पहले लिखते थे वैसे इसके लिए भी लिखना है, गैस आयन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल इलेक्ट्रोड। अब इसमें जरूर ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट आ गया यहाँ पर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल इलेक्ट्रोड में क्या है, कोई हमने मेटल लिया जिसकी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, जैसे Fe है, Fe डबल पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, तो वो दोनों सॉल्यूशन के अंदर होंगी। अब जब ऑक्सीडेशन होगा तो हायर ऑक्सीडेशन, सॉरी लोअर ऑक्सीडेशन हायर में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्शन ये होगी। जैसे Fe डबल पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग टू Fe ट्रिपल पॉजिटिव। ये तो कहां पे हुई, एनोड की रिएक्शन। अगर ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करता तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग टू Fe डबल पॉजिटिव, और इनकी रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से हो जाते। लेकिन अब यहाँ पर हम ऐसे इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जैसे प्लेटिनम वायर। तो प्लेटिनम वायर यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये आयन किसी इलेक्ट्रोड पर जाके तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे ना, तो उसके लिए जो वायर या सॉलिड रॉड हमको लगानी है, वो सॉलिड रॉड हमने कोई इनर्ट मेटल की ले लेनी है। तो जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो इसी टाइप से इनकी रिएक्शन होती है। और आप लिख सकते हैं एनोड पर अगर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता है एनोड एक्सट्रीमली लेफ्ट होता है, तो प्लेटिनम सॉलिड को बिल्कुल पहले लिखेंगे। ऑब्लिक क्या लिखेंगे आप, Fe डबल पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक Fe ट्रिपल पॉजिटिव। बिल्कुल इसका उल्टा लिख दो, आपको कैथोड में मिल जाएगा। अब कैथोड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आप देख सकते हैं Fe ट्रिपल पॉजिटिव रिडक्शन कन्वर्टेड टू Fe डबल पॉजिटिव ऑब्लिक प्लेटिनम सॉलिड, खत्म, सब एक्वस में ये सब। तो ये इनके सेल रिप्रेजेंटेशन है, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वो मैंने लिख लिया था हेडिंग, मुझे लगा कि टाइम ज्यादा होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आता है मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थ्योरीज की बहुत लेंथी है, बट मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इसकी थ्योरी जब पढ़ते हैं तो इसमें बहुत उलझ जाते हैं, वो उलझने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें बता देता हूँ, मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, यानी इसमें मेटल होगा, उसका सॉल्ट होगा, और सॉल्ट में जो एनायन है उस एनायन का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया जाएगा। तो जैसे मैंने लेड प्लस PbSO4 प्लस K2SO4 यानी कि सोर्स ऑफ एनायन। ऐसे अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल सिल्वर का इलेक्ट्रोड पढ़ें तो Ag सॉलिड ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक KCl। ऐसी मरकरी का एग्जांपल लें तो Hg Hg2Cl2 KCl। अब आप देखो इनकी थ्योरी बहुत सारी है, बनते कैसे हैं, क्या होता है, ये सब चीजें इसमें बहुत स्पेशल याद रखना।
इनको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस। तो ई डिग्री ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस इज नॉट इक्वल टू ई डिग्री ऑफ मेटल मेटल आयन। राइट, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस, और ये लिखा है मेटल मेटल आयन। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ई डिग्री। लेकिन दूसरा पॉइंट, ई डिग्री ऑफ ई ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस मे बी इक्वल टू ई ऑफ मेटल मेटल आयन। ये हो सकते हैं, तो आप याद रखना, ये हो भी सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं होंगे कम से कम, ये तो क्लियर बात आप मान के चलना। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसमें मेन बात वो है। ठीक है, वो लिखने का तरीका सब कुछ है, तो इसमें ध्यान देना। आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक सेल बनाया हुआ है Ag/AgCl/Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Ag। यहाँ पर क्या आपको फ्री Ag पॉजिटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। Ag पॉजिटिव फ्री नहीं है, वो AgCl के साथ सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन आपको मेटल मेटल आयन वाला, एक साइड आपके पास ये मेटल मेटल आयन वाला इलेक्ट्रोड है भाई, ध्यान रखना, मेटल मेटल आयन, और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाले इलेक्ट्रोड से बना हुआ है। तो केस ये कि हम इसकी रिएक्शंस कैसे लिखें और नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल है। अगर दोनों साइड सिल्वर के हैं, चाहे वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में हो या मेटल मेटल आयन में, यहाँ पर ई डिग्री सेल की वैल्यू 0 कर देते हैं। अगर हाँ अलग अलग होते तो आपको ई डिग्री सेल की वैल्यू 0 नहीं लिखनी थी, वो जो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल यूज होते हैं सीरीज में दिए वही यूज करने इसमें। अब आती है बात कि रिएक्शन क्या होगी, तो एनोड पर क्या रिएक्शन लिखनी है वो समझो आप ध्यान से। जैसे आप मेटल मेटल आयन की रिएक्शन लिखते थे, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखनी है मेटल मेटल आयन की। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसमें जहां एनोड पर रिएक्शन होनी है, तो एनोड पर आपके पास सीधी सी बात है Ag कन्वर्ट इनटू Ag पॉजिटिव, मान लो ऐसी रिएक्शन हो रही है, राइट, मान लीजिए ऐसी है। लेकिन ये आपको याद रखना LHS वाला पार्ट है, और कैथोड वाली रिएक्शन Ag पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Ag सॉलिड, और ये RHS वाला पार्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव RHS, ये कटेगा नहीं, ध्यान रखना, नहीं आप काट के रख दें इसको, और ये Ag पॉजिटिव LHS, ये आपके पास एक्वस एक्वस है। तो ई सेल क्या होगा भाई, ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल 0, क्योंकि दोनों साइड Ag का इलेक्ट्रोड है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, एक मेटल मेटल आयन, बट Ag का है, दैट्स व्हाई 0। माइनस 0.0591 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी लिखेंगे भाई 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। आप देखो पहली रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, फाइनल रिएक्शन सेकंड रिएक्शन में भी एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। अब लॉग में हम लिखेंगे Ag पॉजिटिव एक्वस, Ag पॉजिटिव एक्वस LHS डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव एक्वस RHS। ये आपका इक्वेशन बन गया बिल्कुल जैसे आप पहले लिखते थे वैसे। लेकिन ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना कैसे है वो समझना, लिखने का तरीका ना, इक्वेशन मैंने बड़ा आसान तरीका बता दिया, थोड़ा सा ट्रिकी बता दिया मैंने आपको, एक्चुअल थ्योरी पर नहीं गया हूं मैं, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब आप यहां देखो Ag पॉजिटिव LHS क्या है, LHS क्या, LHS में Ag पॉजिटिव फ्री है? नहीं है, AgCl से है, और AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है। इसका मतलब यहां पर जो AgCl है उसकी हेल्प से आप Ag पॉजिटिव निकालेंगे, यानी इसका Ag पॉजिटिव का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए KSP ऑफ AgCl सॉलिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव की वैल्यू इसमें डाल दो, आपको Ag पॉजिटिव की वैल्यू मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू तो आपको दी रहेगी क्योंकि वो तो मेटल मेटल आयन का पार्ट है, तो Ag पॉजिटिव आयन की वैल्यू C2 यहाँ पर आपको वैल्यू दी रहेगी, तो C2 वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व, और आपके पास ई सेल। अब पूछा गया कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो क्या, अरे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव होने के लिए Ag पॉजिटिव RHS, Ag पॉजिटिव RHS हायर देन Ag पॉजिटिव LHS होना चाहिए, बस इतना करना है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सब में करना है। आगे भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें भी आपको बिल्कुल सेम लिखना है। आप देखो मैंने दोनों साइड SSS इलेक्ट्रोड ले रखे हैं। अब दोनों साइड SSS इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, यानी दोनों साइड आपको KSP का यूज करना पड़ेगा। एक साइड आपको KSP ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय Br करना पड़ेगा, एक साइड आपको KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय Cl नेगेटिव करना पड़ेगा, तो Ag पॉजिटिव, यानी लिखना आपको बिल्कुल वैसे ही। और इसमें भी जो सेकंड एग्जांपल है इसमें भी ई डिग्री 0 है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पहले ऊपर एग्जांपल में बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है।
आप देख लो यहाँ पर सबसे पहले शुरू में ही बता रखा है मैंने कि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी सॉरी केमिक हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और आप देखो यहाँ एक ही कंटेनर में होते हैं, यहाँ एक बैटरी लगाई जाती है, बैटरी लगी हुई है, ये एक प्रोसेस होती है, राइट। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है। इसमें एनोड पर पॉजिटिव है, कैथोड पर नेगेटिव है। लेकिन आप जानते हैं एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। ओके तो अब इसमें लॉज ऑफ फैराडे, बहुत कुछ बोला है इन्होंने, लेकिन आपको जो मेन बात समझनी है वो समझ लो। इन्होंने क्या बोला, दोनों इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में बोला है कि वेट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज यूटिलाइज फ्रॉम बैटरी। यानी कि जितना बैटरी से चार्ज पास होगा उतना ही उसके अकॉर्डिंग ही वेट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। यानी W इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी W इक्वल टू आपके पास आ जाता है ZQ। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z की जगह आप लिख सकते हैं, Z की वैल्यू होती है E/96500 कूलाम, सॉरी वो 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलाम। तो Z का फॉर्मूला ये होता है। यानी W इक्वल टू आपके पास आ गया EIT/96500, और W का मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। अब Q इक्वल टू होता है I करंट इंटू टाइम, टाइम सेकंड में, I एम्पियर। अगर जब भी आपको याद रखना ये बात, I की वैल्यू एम्पियर में डालोगे, एम्पियर का मतलब कूलाम पर सेकंड होता है, तो कूलाम पर सेकंड, तो टाइम हमेशा सेकंड में लिखा जाना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में टाइम ध्यान से देखना आवर्स में दिया हो, मिनट्स में दिया हो। अगर आप सीधी सी बात है, एक बार सेकंड की टर्म कहीं एम्पियर लिखा है, इसका मतलब सेकंड की टर्म है, और सेकंड की टर्म है तो टाइम भी आपको सेकंड में ही लिखना है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप एक फॉर्मूला तो ये यूज होगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसका मॉडिफिकेशन कर लो, ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यानी आप कभी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू IT इज डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर। देखो मैंने एन फैक्टर को यूज कर लिया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हैं ना एक जगह, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक और था सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाय फैराडे। अब उस सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप किन्हीं दो सेल को अगर आप सीरीज के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर देते हो, तो अगर आपने ये सीरीज के थ्रू कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए पॉजिटिव एंड हो गया नेगेटिव एंड, तो यहाँ पर नेगेटिव एंड हो गया पॉजिटिव एंड, तो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे उनके सबके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। मान लीजिए A B C D ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ A, ये W अपन आपने पढ़ा हुआ है इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इन WB अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B इक्वल टू WC इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ C इक्वल टू WD इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ D। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि जितना इक्विवेलेंट A का यहाँ डिपॉजिट होगा उतना ही इक्विवेलेंट B का डिपॉजिट होगा, उतना ही इक्विवेलेंट C, उतना इक्विवेलेंट D। अब वो डिपॉजिट होगा, प्रोड्यूस होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे, ये कहा गया है। तो ठीक है, आप इस बात को याद रखो, और अगर थ्योरी में कहीं पार्ट आता है तो आप यूज करना, वरना आप इतना उलझने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा इक्विवेलेंट बराबर ही होंगे। अगर कोई 1 फैराडे से कोई चीज एक जगह डिपॉजिट हो रही है तो दूसरी जगह वो रिलीज हो रही है, तो 1 फैराडे इज इक्विवेलेंट टर्म, सीधी सी बात है। 1 फैराडे के अकॉर्डिंग टू होगा जितना भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर? बड़े 2-3 स्टेप में इसकी रिएक्शन लिखते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे याद कर लो। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, पहले तो ये समझो, वाटर अगर ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलाइज होता है तो H2O लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू H2 गैस प्लस O2 गैस। इस बात को समझ लो, फिर आप रिएक्शन भी याद रख पाएंगे। H2O में H पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन पर -2, यहाँ पर H2 पर 0 और ऑक्सीजन पर 0। आप देखो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तक क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर O डबल नेगेटिव से O2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, तो ये प्रोसेस कहलाएगी ऑक्सीडेशन। अगर H2 से H, आप देखो H पॉजिटिव से H2 में कन्वर्जन हुआ,
H पॉजिटिव से H2 में कन्वर्जन हुआ। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। इसका मतलब बड़ा सिंपल सी बात है, जब कभी भी आप ये बोलते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, H2O का रिडक्शन, तो आपको उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस करानी है, H2 गैस। और अगर आपको बोला गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लिखना है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में आपको कौन सी गैस प्रोड्यूस करानी है, O2 गैस, केवल एक एक गैस। अब आप इस थ्योरी को ध्यान से देखना है, इसमें जो मैं बोलने वाला हूं, H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू, यहां पर मैं लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, O2 गैस। तो ये रही O2 गैस, बाकी H2 गैस में नहीं बनानी है। O2 गैस बना तो 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसी टाइप से। और इसकी ई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट। रिडक्शन ऑफ वाटर, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives us 2OH negative plus H2. E degree of reduction potential of water equal to -0.8274 वोल्ट, जिसे अप्रोक्स -0.83 वोल्ट बोल सकते हैं। तो आप ये दोनों रिएक्शन याद कर लो भाई, हर हाल में आपको याद करनी है, क्योंकि आगे इसी बेस पे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आगे का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HCl, NaCl वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैं इसमें पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1m HCl और कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। तो एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रोलिसिस जो हो रहा है, यहां पर आप देखो, आराम से समझना इस बात को, थोड़ा मैं पहला एग्जांपल थोड़ा सा आराम से बता देता हूं, क्योंकि बाकी एग्जांपल्स में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। उसमें 1m HCl बोला गया है, बाय डिफॉल्ट ये कंसंट्रेटेड HCl है। कंसंट्रेटेड HCl में ध्यान रखना एक ओवर वोल्टेज की टर्म यूज होगी, वो समझते कैसे। अब आप सोचो, सारी चीजें हम एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में हमने HCl मिला दिया, तो पानी में जब HCl मिलाएंगे तो अब सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे। आप देखो, इसमें आपके पास आयंस मिलेंगे, एसिड जो मिला है HCl, उससे H आयन मिलेगा, Cl नेगेटिव आयन मिलेगा, लेकिन पानी है तो पानी से OH आयन भी मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि पानी से हमें कौन कौन से आयंस मिले, तो याद रखना पानी से हमें यहाँ पर OH आयन मिला है। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली कि H आयन कहाँ से मिला, तो H आयन आप केवल ये बोलना कि अभी हमें एसिड से ही मिला है। अगर बाहर से H आयन मिल रहा है, इसका मतलब पानी वाले H आयन को कंसीडर नहीं करेंगे या उसकी बात नहीं करेंगे, पानी से H आयन नहीं मिल रहा है। अब ये हमें H आयन मिल गया, ये हमारे पास OH आयन है, ये पानी से मिलने वाला OH आयन है, H आयन हमें एसिड से मिला, Cl नेगेटिव आयन हमें एसिड से मिला। अब OH आयन अगर पानी से मिला है तो क्या हुआ वो समझो। अब OH आयन और Cl नेगेटिव आयन दोनों एन आयन है, दोनों एन आयन है, तो वो पॉजिटिव एंड पे जाएंगे, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन होना है। और H पॉजिटिव आयन है जो एसिड से मिला है, वो कहां जाएगा, कैथोड पर, जिसका रिडक्शन होना है। तो वापस मैं बोलता हूं कि एनोड पे Cl नेगेटिव आयन जाएगा, तो Cl नेगेटिव आयन की रिएक्शन लिख देंगे, 2Cl नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू -1.36 वोल्ट होता है, लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट, अब यहां पर एनोड पर एक और सब्सटेंस कौन सा जाएगा, वो जाएगा OH नेगेटिव आयन। लेकिन OH नेगेटिव आयन की रिएक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि OH नेगेटिव आयन कहां से आ रहा है, पानी से, H2O से, तो हाँ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लिखा जाएगा। मैं आपको यही बात बता रहा हूं, आप रिडक्शन ऑफ वाटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि H आयन हमें एसिड से मिल रहा है, हमें H आयन का डायरेक्ट रिडक्शन लिख सकते हैं, लेकिन OH आयन केस में हमें ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर 2H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू 4H पॉजिटिव O2 गैस, और इसका ई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अभी निकाला था -1.23 वोल्ट, ये हमारे पास वैल्यू है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां पर कैथोड पर रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2। अब यहां पर H आयन कहां से आया था, फॉरेन कंपाउंड से, यानी HCl से। H2O वाला H आयन की बात नहीं है, इसलिए यहां पर रिडक्शन ऑफ H आयन लिखा जाएगा। और आपको पहले ही बताया हुआ है कि H आयन का SRP SOP जो भी होता है वो 0 होता है। तो ये, अब हमारे पास एनोड पर 2 रिएक्शन है, कैथोड पर 1 रिएक्शन, तो कैथोड वाली रिएक्शन तो हम कंसीडर कर लेंगे, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन एनोड वाली रिएक्शन को कौन सी कंसीडर करेंगे, 2 रिएक्शन है हमारे पास, तो 2 में से हम वो रिएक्शन कंसीडर करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अब जो लाइन मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, जब भी आप ऑक्सीडेशन देखना चाहें किन्हीं भी 2, 4, 10 एलिमेंट का, तो और उसमें पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, तो बहुत सिंपल है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज जाएगा, आपको वही कंसीडर करनी पड़ेगी। और जिस, अच्छा ऐसे रिडक्शन के केस में 4-5 एलिमेंट दिए हुए हैं, पूछा गया किसका रिडक्शन होगा, तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले रिड्यूस। क्लियर। तो आपको जब भी रिडक्शन देखना है
किसका रिडक्शन ज्यादा होगा? आप उनके रिडक्शन पोटेंशियल देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका पहले रिडक्शन होगा। ऐसे ही ऑक्सीडेशन के केस में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। अब हमारे पास ऊपर दो रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका दिख रहा है? वाटर वाली रिएक्शन का। आप देखो -1.23 की वैल्यू -1.3 से 36 से ज्यादा होती है। जैसे आप -8 इज ग्रेटर देन -10, मुझे लगता है मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, विद साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वही चीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि किसको कंसीडर करेंगे। तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ कंसीडर अभी भी हम Cl वाली रिएक्शन कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन कि सर अभी आपने बोला था कि यहाँ पर H2O वाली रिएक्शन को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ऐसा है, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के इसमें एक ओवर वोल्टेज की टर्म लगती है, ओवर वोल्टेज की टर्म लगती है, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब यहाँ पर -1.23 नहीं रह जाएगा, बल्कि इसका नया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ वैल्यू इतनी आती है, अप्रॉक्स -1.48 वोल्ट। अब ये कहां से आती है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ड्यू टू ओवर वोल्टेज, और ड्यू टू ओवर वोल्टेज जो ये वैल्यू आती है उसके कारण अब आप देखो Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो Cl वाली रिएक्शन कंसीडर करेंगे। और अगर Cl वाली रिएक्शन कंसीडर करेंगे तो फाइनली हमारे पास रिएक्शन क्या मिल जाएगी? 2Cl नेगेटिव एक्वस प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस गिव्स अस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल रिएक्शन Cl2 गैस प्लस H2 गैस। और आप देखो यहाँ पर हमें ये मिलेगा, एनोड पर Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड पर H2 गैस प्रोड्यूस होगी, ये रिएक्शन मिली। लेकिन अगर मान लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन होता, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता इन केस ऑफ डाइल्यूट HCl एक्वस सॉल्यूशन, आगे नहीं बताऊंगा यही बता देता हूं। डाइल्यूट HCl एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, अभी हमने किसका किया? कंसंट्रेट का। डाइल्यूट करते तो फिर वहां पर O2 गैस प्रोड्यूस होती और H2 गैस प्रोड्यूस होती, क्योंकि अगर डाइल्यूट का करते तो उसके केस में क्या होता, हम ये वाली इक्वेशन कंसीडर करते, क्योंकि डाइल्यूट के केस में ओवर वोल्टेज नहीं आता है। हमें ओवर वोल्टेज की टर्म केवल कब लेनी है? कॉन्सेंट्रेटेड केस में। अब वापस आते हैं कि ओवर वोल्टेज क्या होता है। ओवर वोल्टेज होता है, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात समझाऊं कि पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H2O है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। वो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो H पॉजिटिव आयन और OH आयन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन जाके रिड्यूस हो गया, OH आयन जाके ऑक्सीडाइज हो गया, O2 गैस बना दिया। लेकिन H2O को H आयन OH आयन प्रोड्यूस करने में या H2O को कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके वो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि सीधी सी बात है, एज पर काइनेटिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O एट रूम टेम्परेचर इज वेरी स्लो प्रोसेस। इट इज रिक्वायर्ड सम एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी उसे बैटरी से मिलती है, बैटरी से मिलती है वोल्टेज के फॉर्म में, इसलिए हम उसको बोलते हैं जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड वोल्टेज उसके लिए रिक्वायर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। यानी कि अगर आप ओवर वोल्टेज की वैल्यू देखें, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर जो भी है, तो -1.23 प्लस एक्स, ये वैल्यू नेगेटिव में रहेगी लेकिन माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर आपने प्लेटिनम प्लेट ली, स्मूथ प्लेटिनम प्लेट, तो यहां पर जो एक्स की वैल्यू है, स्मूथ प्लेट है स्मूथ, तो यहां पर एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, 0.45 मान लो। और अगर आपने प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम ब्लैक प्लेट ले ली जो कैटलिस्ट है, एक तरह से कैटलिस्ट वाली, तो एक्स की वैल्यू आपने यहां पर -0.25 मान लो, इतनी वैल्यू आ गई। तो अगर आप यही वाली लेते हैं, तो अगर ये वैल्यू भी आप उसमें ऐड कर देते हैं टोटल वैल्यू यहां पर, तो ये 1.23 में कुछ और ऐड हो जाएगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यानी ओवर वोल्टेज कंसीडर करना पड़ता है, जिस कारण से पानी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो ये जो केस है वो ओवर वोल्टेज के कारण हमें यहाँ पर Cl की एक रिएक्शन को कंसीडर करना पड़ा। तो आप सिंपल सी बात है, आप इतना ज्यादा लॉजिक मत लगाओ उसमें, बहुत सिंपल से, ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लोअर देन Cl नेगेटिव आयन रिएक्शन। दैट्स व्हाई हमें कौन सी रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी? Cl नेगेटिव वाली रिएक्शन, और कैथोड पर H पॉजिटिव आयन वाली रिएक्शन एक ही है। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो वापस मैं वही बात बोलता हूं, डाइल्यूट HCl के केस में आपको यहां पर कौन सी रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी? H2O वाली, क्योंकि डाइल्यूट केस में आपको
ओवर वोल्टेज का केस नहीं होता है। ओवर वोल्टेज का केस नहीं होता है तो फिर H2O का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो Cl वाली रिएक्शन से ज्यादा है, तो आप H2O वाली रिएक्शन को और H पॉजिटिव आयन वाली रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। और आप देखो H2O वाली रिएक्शन में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, O2, यानी एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, O2, और कैथोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, H2, ये कहा गया। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl में एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, एनोड पर एट एनोड O2 गैस प्रोड्यूस, एट कैथोड H2 गैस प्रोड्यूस, यानी कि सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया डाइल्यूट के केस। और डाइल्यूट सॉल्यूशन जब कभी आ जाए, सारे केस मैक्सिमम केसेस में तो यही है, जब भी डाइल्यूट किसी भी चीज में आ जाए डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो आप H2 का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लो, मोस्ट ऑफ द केस में आपकी बात सही निकलेगी। जैसे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1m NaCl या कंसंट्रेटेड ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब 1m NaCl या कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो कंसंट्रेटेड है, दोबारा से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो NaCl से आ गए। अब मैंने यहाँ पर देखो दो आयन और लिखे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव किससे आया, वाटर से। OH नेगेटिव आयन किससे आया, वाटर से। क्वेश्चन सर पहले आपने H पॉजिटिव आयन वाटर से नहीं माना था, इसलिए नहीं माना था कि पहले H पॉजिटिव आयन HCl से आ रहा था। अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन किसी फॉरेन कंपाउंड से नहीं आ रहे हैं, तो जो H आयन और OH आयन हम कंसीडर करेंगे वाटर के। यानी अगर आप देखेंगे H आयन का अगर रिडक्शन होना है तो यानी कि आपको H2O का रिडक्शन लिखना पड़ेगा। अगर OH आयन का ऑक्सीडेशन होना है यानी कि अब आपको H2O का ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा। तो एनोड पर दो रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पर दो रिएक्शन लिखेंगे। इसमें मैंने सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं एनोड और कैथोड पे। और जो रिएक्शन जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसको पहले कंसीडर करेंगे एनोड पर, कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको कंसीडर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, उन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, ये यहाँ पर Cl नेगेटिव वाली रिएक्शन कंसीडर करेंगे और H2O वाली रिएक्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का केस है। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का केस है इसका मतलब हमें यहाँ पर ई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अप्रॉक्स 1.48 वगैरह कुछ लेना पड़ेगा, और ये वैल्यू कम कहलाती है। लेकिन अगर अच्छा ऐसा अगर हुआ तो उसमें जो रिएक्शन हुई उसके कारण आप देखो यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, Cl2 गैस। कहाँ पर, एनोड पर। और कैथोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, H2 गैस। तो कुल मिला के जो पहले जैसा केस पड़ा था वैसे ही हो गया। इसके कारण सॉल्यूशन में आयन कौन सा बचा रह गया, अब आप देखो सॉल्यूशन में OH आयन बचा रह गया। सॉल्यूशन में OH आयन बचा रह गया तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया। आप रिएक्शन लिखेंगे आपको ये दिख भी जाएगा। यानी कि अगर कंसंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं भाई Na पॉजिटिव भी तो बचा है, तो आप बोल सकते हैं NaOH आयन बन रहा है, सॉरी NaOH प्रोड्यूस हो रहा है, और NaOH बन रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बेसिक होता जा रहा है। दोबारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl पर जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे बेसिक होता जाएगा। लेकिन अब आती है बात डाइल्यूट NaCl की। अगर डाइल्यूट NaCl होता तो फिर से वापस आ जाओ यहाँ पर, डाइल्यूट NaCl के केस में हम यहाँ पर ये वाली रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिसको मैंने ब्लू कलर से टिक किया है, और दूसरे केस में भी यहाँ पर ये रिएक्शन कंसीडर करते हैं, यानी दोनों रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन कंसीडर होती। तो एनोड पर कौन प्रोड्यूस होता, O2, और कैथोड पर कौन प्रोड्यूस होता, H2। अब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ढंग से रिएक्शन को ऐड करते टाइम। आप देखो इस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो यहाँ आपको 2 का इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए परफेक्ट सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। तो आप या तो एक रिएक्शन को 2 से डिवाइड करो या दूसरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इससे ई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई नॉन एडिटिव है। आप किसी भी रिएक्शन कितने से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो उसकी ई डिग्री वैल्यू में चेंज नहीं आता है, क्योंकि अभी अभी बता के आया हूं मैं आपको, ई इंटेंसिव प्रॉपर्टी ई चेंज नहीं होगा किसी भी रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर। तो अब जब आप डाइल्यूट NaCl की बात करेंगे तो उसमें O2 गैस प्रोड्यूस होगी और H2 गैस प्रोड्यूस होगी, और ये डेफिनेटली H2O के इलेक्ट्रोलिसिस से होती है। यानी कि डाइल्यूट NaCl में NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, यानी सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा और अभी भी इसका pH 7 ही रहेगा at 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1mH2SO4। अब जैसे मैंने वो बताया वैसे ही आपको यहाँ पर सारी बातें करनी है कि 1mH2SO4 में अब देखो यहाँ पर क्या क्या आयन आ गए, H पॉजिटिव आयन आ गया, SO4 डबल नेगेटिव आयन आ गया, OH नेगेटिव आयन। H आयन कहाँ से आया, H आयन आया H2SO4 से, SO4 डबल नेगेटिव आयन पता है H2SO4 से। OH आयन कहाँ से आया, H2O से। यानी कि आप यहाँ पर OH आयन की रिएक्शन की जगह
H2O का ऑक्सीडेशन लिखेंगे, बट एच आयन के केस में एच आयन की ही रिएक्शन लिखेंगे, H2O की रिएक्शन नहीं लिखेंगे। और जैसी रिएक्शन पहले लिखी थी वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर अब देखो दो चीजें मैंने यहाँ मैंने आपको बोला हुआ है 1M H2SO4 यानी कंसंट्रेट H2SO4 बोला है और साथ में डाइल्यूट। दोनों केस में आपको आंसर यही मिलेगा, H2 गैस प्रोड्यूस होगी और O2 गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि SO4 डबल नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिलेटिवली कम होता है। तो कम होगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। वो अब आप करके देख लेना आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1MCuSO4 सॉल्यूशन विद Cu इलेक्ट्रोड। ये Cu इलेक्ट्रोड का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रोड। अभी तक हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते थे उसमें हम कौन से इलेक्ट्रोड लगाते थे, जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जैसे हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया या गोल्ड वायर लगा दिया, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इन पर जाकर दूसरे आयंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाते थे। लेकिन अब हमने लगाया इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में आप ध्यान से देखो, इसमें एक साइड थिन कॉपर है, एक साइड थिक कॉपर है। जो थिन कॉपर है यानी कि पतला कॉपर है, या वो है प्योर कॉपर, और जो थिक है वो है इम्प्योर। तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। इम्प्योरिटीज हैं तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बहुत सारा एनोड मड यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इसको एनोड मड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एनोड पर जो मड है वो इकट्ठा हो रहा है, दैट्स व्हाई एनोड मड इसका नाम हो गया। इस इम्प्योरिटीज में कुछ हमें गोल्ड प्लेटिनम वगैरह के सब्सटेंस भी मिल जाते हैं। अभी गोल्ड प्लेटिनम क्यों मिल जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होते? गोल्ड या प्लेटिनम या ऐसी इम्प्योरिटीज जो एनोड मड में मिलती है वो और आयंस में या ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन के लिए रूल है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं, सीधा सा लॉजिक लगा लो कि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो अब होगा क्या वो समझो, आप देखो ध्यान से। मैंने ये बोला हुआ है कि इसके अंदर सॉल्यूशन है CuSO4 का। CuSO4 का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर आयन आएंगे, Cu डबल पॉजिटिव आएगा, SO4 डबल नेगेटिव आएगा। अब H पॉजिटिव आयन भी आएगा और OH नेगेटिव आयन भी आएगा। ये H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन कहां से आ गया? पानी से आ गया। अब आप देखो एनोड पर हमने रिएक्शन देखी। अच्छा, ये बैटरी कनेक्ट की हुई है। एनोड पर रिएक्शन देखो तो तीन पॉसिबल है। Cu डबल पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आ सकता है, और सॉल्यूशन में से अच्छा ये एक ऑक्सीडेशन पर ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरी क्या पॉसिबल है, यहाँ पर एनोड पर नेगेटिव आयन भी जा सकते हैं। नेगेटिव आयन मतलब OH आयन जा सकता है और SO4 जा सकता है। तो तीन रिएक्शन पॉसिबल है एनोड पर। कैथोड पर सॉल्यूशन में Cu डबल पॉजिटिव जा सकता है और H पॉजिटिव आयन जा सकता है। तो दो रिएक्शन पॉसिबल है कैथोड पर। हमने दोनों रिएक्शन के बारे में लिखा है, आप समझना। SO4 वाली रिएक्शन लिखी है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो कितना लिखा हुआ है, -2.01। H2 वाली रिएक्शन लिखी हुई है -1.23। कॉपर वाली रिएक्शन लिखी है -0.34 वोल्ट। अब अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि नहीं सर हम तो इसमें कंसीडर करना चाहते हैं ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज भी कंसीडर कर लो तो -1.48 आएगी। तब भी इसमें ये डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की वैल्यू देख लो कितनी है, -0.34 वोल्ट। ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। यानी कि एनोड पर ये वाली रिएक्शन कंसीडर करेंगे, इसका मतलब कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। और कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की क्वांटिटी आ रही है। अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, कैथोड पर दो रिएक्शन पॉसिबल हैं, एक तो एच आयन के जाने वाली और एक कॉपर के जाने वाली। तो एच आयन कहां से मिल रहा है? H2O से, तो H2O का रिडक्शन लिखेंगे और कॉपर का रिडक्शन लिखेंगे। तो H2O का रिडक्शन की वैल्यू है -0.8274 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन, कॉपर डबल पॉजिटिव की है +0.34। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, SRP ज्यादा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो पहले रिड्यूस होगा। इसका मतलब हम इसमें कॉपर वाली रिएक्शन कंसिडर करेंगे। तो कुल मिला के आप ध्यान से देखो, इसमें जो रिएक्शन हुई इसमें कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है और कॉपर सॉल्यूशन में से डिपोजिट हो रहा है, यानी सॉल्यूशन के अंदर कॉपर डबल पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। तो बहुत स्पेशल याद रखना, जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कॉपर के अंदर कोई भी रिएक्शन लिखी जा रही है, उसमें कोई कंसीडर, जो भी जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें कहीं पर भी, किसी भी रिएक्शन में, उसमें कहीं पर भी आयंस या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज कंसंट्रेशन ऑफ आयन? क्योंकि उसमें जितना कंसंट्रेशन ऑफ आयन सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है एनोड से, उतना ही उसमें डिपोजिट हो रहा है कैथोड पर। नाउ नेक्स्ट इज
एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर से वही बात याद रखनी है जो मैंने आपको अभी तक बोली है, वो ये कि जब भी आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें, आईआईटी में आए हुए पिछले क्वेश्चंस में आपने देखेंगे उन क्वेश्चंस में लिखा हुआ है इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस कि 4 कंपाउंड दिए हुए हैं कि ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे, इनमें कौन किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप एक काम करो, आप उन 2 रिएक्शन को, पॉसिबल रिएक्शन को लिख लो, उनकी ई डिग्री लिख लो और उन रिएक्शन को ऐड करके देखो। अगर ई डिग्री पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल है, और अगर ई डिग्री नेगेटिव आता है इसका मतलब ई नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए तो ई पॉजिटिव चाहिए, राइट। तो आप उसको करके देखना, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो एनोड पर जब आपको किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना है तो आप केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो। अगर आपको किसी को रिड्यूस करना है तो उनके रिडक्शन पोटेंशियल देखो, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले रिड्यूस। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल देखो, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो। चलिए, मैं यही चीज आपको हेडिंग बनाई हुई है मैंने यहाँ पर, हाउ टू डिसाइड विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ध्यान से देखो, एक्वस मतलब पानी में कोई सब्सटेंस मिला दिया, अब वो सब्सटेंस उस पानी के अंदर प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में क्या वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा भी या नहीं, इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। तो आप देखो, पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, -1.23 वोल्ट है, इसमें O2 गैस का प्रेशर में 1 बार लिखा हुआ है। अब देखो, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लगा दी, EOP इक्वल टू ई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.0591 अपॉन 4 लॉग H पॉजिटिव आयन पावर 4। ये क्योंकि यहाँ पर 4H था, ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली ये माइनस साइन को यूज कर लिया तो pH का टर्म आ गया। अब आप देखो, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का pH 0 है, pH 0 है, इसका मतलब pH 0 डाल दो तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ गया, 1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट। अगर pH 7 डालते हैं तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट। अगर pH 14 डालते हैं तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.40 वोल्ट। ये 3 टर्म है। खैर, आप इन तीनों टर्म में से मेन बात को समझो। इसमें यहां पर ये जो टर्म है इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू है -1.23 वोल्ट। यानी अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 से भी कम है, इसका मतलब वो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह तो वाटर ऑक्सीडाइज होता रहेगा। तो आप ये तो देखो कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 से भी कम है, इसका मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन में तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में मतलब पानी प्रेजेंट है तो पानी का ऑक्सीडेशन होगा। अब यही बात, सबसे ज्यादा वैल्यू देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, -0.4। -0.4 है, इसका मतलब अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.4 से ज्यादा है, इसका मतलब पानी का केस देखने की जरूरत नहीं है, वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। उसमें कोई मीडियम देखने की भी जरूरत नहीं, कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, कुछ नहीं देखने की जरूरत है, वही ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि उसमें कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा ना उस चीज को, तो क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वही ऑक्सीडेशन होना है, कोई लॉजिक नहीं लगाने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 से -0.83 के बीच में है, तो क्या होगा, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज तो होगा, क्योंकि पानी में -1.23 से उसकी ज्यादा वैल्यू तो आ ही रही है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज तो होगा, लेकिन उसमें पीएच देखो कहां से, 0 से 7 के बीच में, यानी उसके लिए मीडियम कौन सा होना चाहिए, एसिडिक। अब अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.83 से लेकर -0.40 के बीच में है, तो भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और उसके लिए कौन सा मीडियम होना चाहिए, उसके लिए बेसिक मीडियम भी होगा, लेकिन हम एसिडिक मीडियम में भी हो जाएगा, लेकिन हम प्रेफरेंस कौन सी मीडियम को देंगे, एसिडिक को, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन में आप देखो पानी का भी जब ऑक्सीडेशन होता है तो मीडियम धीरे धीरे एसिडिक ही हो जाता है। तो प्रेफरेंस हम कौन से मीडियम को देंगे, एसिडिक को। वो बेसिक में भी हो जाएगा, बेसिक मीडियम में भी वो हो जाएगा, बट हम प्रेफरेंस किसको देंगे, एसिडिक को। और अगर 0.40 से ज्यादा है, इसका -0.40 से ज्यादा है किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो फिर मीडियम की जरूरत नहीं है, फिर ऑक्सीडेशन होगा ही उस सब्सटेंस का जो उसमें प्रेजेंट है। अब ये जो चीज मैंने यहाँ समझाई, ऐसे ही मैं रिडक्शन में समझा रहा हूँ, तो मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, अब आप अपने से लॉजिक लगाने देना उसका। हाउ टू डिसाइड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन, रिड्यूस की बात आ गई, तो आप रिडक्शन ऑफ वाटर देख लो।
भाई पानी का भी तो रिडक्शन होता ही है, तो उस केस में हम उसको लिखेंगे पानी का रिडक्शन जैसे लिखा गया। तो ये रिडक्शन ऑफ वाटर है, ये उसकी वैल्यू है -0.83 वोल्ट। मैंने नस्ट इक्वेशन लगाई, ये पीओएच की वैल्यू है, मैंने ये सारी वैल्यू डाली हुई है, ये वैल्यूज आ गई। आप देख लो यहाँ पर सबके रिडक्शन पोटेंशियल आ गए। अब आप देखो यहाँ पर ये जो मीडियम है ये बेसिक है, ये एसिडिक है। मैं आपको बता दूं दोनों, जैसे मैंने पहले वो टर्म यूज किया था वैसे यहाँ पर टर्म यूज करेंगे। अगर कोई चीज यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो सकती है तो वो उसमें तो हो सकती है एसिडिक मीडियम में, बट हम प्रेफरेंस इसमें कौन सी मीडियम को देंगे, बेसिक मीडियम को, क्योंकि उसमें ओएस बनता है मेनली। अब आप बात कर लेते हैं बाकी, शॉर्ट में सारी बात समझाता हूँ। इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू है -0.83 वोल्ट, यानी किसी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट से कम है। अगर उससे कम है इसका मतलब ये कि वो सब्सटेंस इसकी पानी की प्रेजेंस में रिड्यूस नहीं होगा। अच्छा, अगर सबसे ज्यादा है मतलब 0.04 वोल्ट, 0.0 वोल्ट से ज्यादा है, किसी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट से ज्यादा है, इसका मतलब वही सब्सटेंस रिड्यूस होगा, पानी रिड्यूस नहीं होगा उसकी प्रेजेंस में। अब यहां पर बात करते हैं वापस से, अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों के बीच में -0.83 से लेके -0.41 के बीच में, तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन तो होगा, लेकिन किस मीडियम में, बेसिक मीडियम। आप देखो 14 से 7 के बीच में पीएच। अब वापस, अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल -0.41 से लेकर 0.0 वोल्ट के बीच में, तो उसका उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बट वी प्रेफर इन बेसिक मीडियम, क्योंकि हमें बेसिक मीडियम की बात करनी है, क्योंकि ये भी पानी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, सॉरी रिडक्शन हो सकता है, तो वो बेसिक मीडियम आएगा, बट एसिडिक में भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। कंडक्टेंस में आप देखो दो तरह के कंडक्टेंस होते हैं, एक मेटलिक कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है। हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है आयंस की मूवमेंट के कारण, जैसे आपने मोल्टेन NaCl लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड पर Na पॉजिटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रोड पर Cl नेगेटिव जाएगा और डिस्चार्ज होगा, और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मेन बात यह कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आयंस फ्रीली मूव कर सकें। अगर को आयंस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो कंडक्टेंस आसानी से हमको नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर एक दूसरे को टाइटली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आसानी से इलेक्ट्रोड्स पर नहीं जा पाएंगे, और आसानी से इलेक्ट्रोड्स पर जाकर डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, राइट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आयंस के बीच या को आयंस के बीच अट्रैक्शन फोर्स है उसमें कमी होनी चाहिए। अगर आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मैक्सिमम मिलेगा, राइट। आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, L लेंथ, A एरिया। तो यहां पर लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो मतलब होती है रेसिस्टिविटी, R मतलब रेसिस्टेंस। अच्छा, L अपॉन A का मतलब होता है सेल कांस्टेंट, तो हम यहां पर 1 अपॉन R का मतलब होता है G, L अपॉन A का मतलब होता है G स्टार, तो ये G का मतलब कंडक्टेंस, बस कंडक्टेंस, वो G का मतलब है कंडक्टेंस, याद रखना, और G स्टार का मतलब है सेल कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर रो का मतलब होता है 1 अपॉन कैप्पा, रो जो रेसिस्टिविटी, रो का मतलब रेसिस्टिविटी, पर यूनिट वॉल्यूम में जो रेसिस्टेंस होता है उसे रेसिस्टिविटी बोलते हैं। कैप्पा के से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के। कैप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टिविटी होगी उसे हम कैप्पा बोलते हैं। तो यहां पर ये सारी टर्म्स लिख सकते हैं आप, यानी R इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन कैप्पा इंटू G स्टार, और ये आ जाएगा आपके पास कैप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार। बड़ा यूज है इस फॉर्मूले का, याद रखना। तो मैंने यहाँ पर एक यूनिट लिखी हुई है कैप्पा की, बाकी किसी की नहीं लिखी हुई है, बाकी आप पढ़ते रहना जो भी है। इसका यूज है आगे चल के, ध्यान रखना। कैप्पा की यूनिट होती है हमारे पास, इसे कंडक्टिव बोलते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, अगर आप मीटर के टर्म में लिखते हैं तो, अगर आप सेंटीमीटर के टर्म में लिखते हैं तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इनवर्स मतलब पावर -1। ओम इनवर्स को साइमन भी बोला जाता है, तो साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
ये यूनिट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मोलर कंडक्टिविटी में इसका इफेक्ट बताऊंगा मैं। बाकी यूनिट्स पढ़नी है, वो भी जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, इसका यूज होता है। क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, इस सेल में एक बार इलेक्ट्रोड्स अरेंज कर दिए, जो मैंने बनाए हुए हैं ये सब इलेक्ट्रोड्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इनके बीच के डिस्टेंस को एल बोलते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए बोलते हैं। तो एल अपॉन ए फिक्स हो जाता है किसी भी एक सेल के लिए, तो ये उसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर आप NaCl रखोगे तब भी इसका जो एल अपॉन ए है यानी जी स्टार है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप KCl रखेंगे तब भी कांस्टेंट रहेगा। अगर आप कोई और सब्सटेंस भी रखते हैं, NaNO3 रखते हैं, तब भी वो कांस्टेंट रहेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि एक बार आपने सेल अरेंज कर दिया तो जी स्टार फिक्स हो जाता है। तो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन दिया है, मान लो NaCl का डेटा दिया है आपको, उसका कैपा आपको पता है, तो आप उसमें उसको भर दो, उसका रेसिस्टेंस निकालो। आपने यहाँ लिखा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3, ये इसमें ये डिटेक्टर है, ये P जिसको मैंने लिखा है वो डिटेक्टर है। ओके, तो यहाँ पर R1 का मतलब है ये जो R1 यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो R1 R सेल है, तो सेल की वैल्यू निकाल ली आपने, R निकाल लिया। जैसे ही आपने R निकाल लिया तो आपको यहाँ पर कैपा पता था NaCl का, R पता है यानी G पता चल गया, G पता चल गया तो आप G स्टार निकाल लोगे। यानी आपने यहाँ पर क्या किया, मान लो NaCl का डेटा पता था तो आपने यहाँ पर कैपा इक्वल टू G इंटू जी स्टार का फॉर्मूला लगाया। आपने कैपा ऑफ NaCl जो मालूम था वो वैल्यू डाली, इक्वल टू G ऑफ NaCl आपने निकाल लिया, क्योंकि आपने यहाँ से R1 निकाल लिया तो G ऑफ NaCl इक्वल टू क्या आ गया, G ऑफ NaCl इक्वल टू 1 अपॉन R NaCl। अच्छा, जो कि R1 को आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप G ऑफ NaCl डाल देंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, G स्टार। अब G स्टार मिल गया तो अब आप इसमें दूसरा सब्सटेंस भर दो। जब आप दूसरा सब्सटेंस भर देंगे तो उससे उसका R निकाल लेना, R निकाल लेना तो आपको G स्टार तो पता है, जो G स्टार NaCl के लिए था वही तो G स्टार किसके लिए रहेगा, मान लो KCl भर दिया, KCl के लिए रहेगा। तो G स्टार आपको पता है, आपने दोबारा इसके अंदर KCl भर के R की वैल्यू निकाली, तो R ऑफ KCl निकालो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। जब R ऑफ KCl निकाल लिया तो कैप्पा इज इक्वल टू लगा दो आप फॉर्मूला G इंटू जी स्टार, तो फिर से आप कैप्पा ऑफ KCl निकाल सकते हैं। तो एक डेटा पता होगा, दूसरा डेटा आप उसे यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है आपके पास लैम्डा एम इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। एक और जगह मैंने लिखा है लैम्डा एम इक्वल टू कैप्पा अपॉन 1000 इंटू मोलरिटी। कैसे आते हैं ये डेरिवेशन तो नहीं बता सकता मैं अभी टाइम में, बट इतना याद रखना कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना इसको समझ लो। क्वेश्चन देखो, उसमें कैप्पा की यूनिट में या लैम्डा एम की यूनिट में अगर सेंटीमीटर की टर्म आ रही है, सेंटीमीटर की, तो आपको फॉर्मूले में 1000 ऊपर रखना है। अगर लैम्डा एम की यूनिट में या कैप्पा की यूनिट में मीटर की टर्म आ रही है तो आपको उसमें 1000 नीचे लाना है, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं और आपके सही आंसर्स आ जाएंगे। लैम्डा एम आपको कैलकुलेट करना है उसमें पूरे में। तो लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयंस फर्निश होंगे उसके कारण जो कंडक्टिविटी बन रही है उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जैसे मोलर कंडक्टिविटी वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का टर्म, इसको मैंने लिखा हुआ है लैम्डा E इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। इसमें मैंने ऊपर ही 1000 लिखा हुआ है, इसमें भी वही ध्यान रखना है। अगर सेंटीमीटर की टर्म आ रही है तो आप इसमें इस कैप्पा को, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर मीटर की टर्म आ रही है 1000 नीचे ले आएंगे इसमें भी। तो ये बात बिल्कुल याद रखना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो जैसे साइमन सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बहुत और इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कैप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से देखो, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम और कंडक्टिविटी कैप्पा, कैप्पा यूनिट वॉल्यूम में होता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम में होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये आप ध्यान से देखो, इसमें ये मैंने एक कंटेनर बनाया है। इस कंटेनर में टोटल हमारे पास 9 चेक हैं, यानी कि 9 लीटर वाटर या 9 ml। आप ml में बात करें तो 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 ml आएगा, अगर लीटर में बात करें तो 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 लीटर आएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगा
यानी इसमें जो कंडक्टेंस होगा उसे बोलेंगे कैप्पा, और टोटल वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगा उसे बोलेंगे लैम्डा एम। सॉल्यूशन 1, इसके अंदर 1 मोल आयन है, तो 1 मोल आयन है, मान लो ये 1 लीटर होता, 1 लीटर होता तो 1, ये टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कुछ होता 9 लीटर, मान लो 9 लीटर है टोटल वॉल्यूम, उसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, तो 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि जो 1 लीटर है, 1 लीटर के अंदर कितने मोल सॉल्यूट होंगे, तो 1 लीटर के अंदर होंगे 1/9 मोल, यानी जो कैप्पा आ रहा होगा वो 1/9 मोल के कारण आएगा। कैप्पा की वैल्यू जो होगी वो 1/9 मोल ऑफ सॉल्यूट के कारण होगी। अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कैप्पा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ध्यान से सुनना, बहुत स्पेशल बात बोल रहा हूं, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कैप्पा डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी का मतलब कैप्पा, कैप्पा डिक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन increases on dilution, यानी lambda m increases on dilution because attraction between co-ions decreases and ions move freely on dilution, that's why lambda m increases। तो आपको जब भी केस आ जाए lambda m increases on dilution and kappa decreases on dilution। एक फॉर्मूला भी है इसके लिए, lambda m इक्वल टू lambda m infinity a रूट c, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज है, और आप अगर डाइल्यूट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी कंसेंट कम होती जाएगी, कंसेंट कम होती जाएगी, तो देखो आप ग्राफ इधर धीरे धीरे कम होता जाएगा, टेंस टू जीरो की तरफ जाएगा, कंसेंट्रेशन टेंस टू जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि उसकी लैम्डा इन्फिनिटी की मैक्सिमम कंडक्टिविटी की तरफ मूव करेगा। कभी कंसेंट्रेशन जीरो नहीं होगी, लेकिन हम टेंस टू जीरो बोलते हैं, इसे लैम्डा डिग्री से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं लैम्डा इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, 100% आयनाइज नहीं होते हैं सॉल्यूट, तो जब आप पानी मिलाते हैं तो सॉल्यूट और आयनाइज होते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन कम होती है, तो कंडक्टेंस तो बढ़ती है, लेकिन उसका ग्राफ ऐसा कर्व मिलता है। नेक्स्ट, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, बहुत सिंपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू, उसने क्या बोला था कि जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस है, वो कंडक्टेंस उसके जो आयंस प्रेजेंट है, एनायन एंड कैटायन, उनके इंडिविजुअल कंडक्टेंस के टोटल के बराबर कंडक्टेंस मिलता है, उसे बोलते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl, यानी कि मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव के कारण जो कंडक्टेंस होगा, प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन के कारण जो कंडक्टेंस होगा, ये था। इसी टाइप से आप K2SO4 के केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि तो 2 मोल्स बनेगा, तो 2m इन्फिनिटी ऑफ K पॉजिटिव एक्वस, सब एक्वस है, अगर मैं नहीं भी लिख पा रहा हूँ कहीं पे एक्वस, ध्यान से तो आप प्लीज लिखें, सब एक्वस में बात की जा रही है, विदाउट एक्वस किसी को डिस्कस नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 डबल नेगेटिव आयन, अब आप देखो यहाँ पर 2 का इंटू क्यों हो गया, क्योंकि 2 मोल ऑफ K पॉजिटिव आयन बना, तो मैंने एक कॉमन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ AXBY, तो AXBY के केस में आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो CH3COOH का डेटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव एक्वस। अब प्रॉब्लम ये है कि CH3COOH तो 100% आयनाइज होता ही नहीं है, तो उसका इंडिविजुअल CH3COO नेगेटिव आयन का कंडक्टेंस तो मिल ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। चलो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन समझना, कैलकुलेट lambda m infinity of CH3COOH by the help of HCl, CH3COOH, NaCl, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपको करना क्या है, इनको ऐसे ऐड करो कि आपको यहां पर केवल ये वाला डेटा मिले जो आपको चाहिए, ये वाला डेटा, ये डेटा चाहिए। तो आप इन आयंस को कैसे ऐड करोगे, तो आप देखो इन आयंस को ऐड करने का तरीका, लैम्डा एम ऑफ CH3COOH अगर आपको डेटा चाहिए तो इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO Na को ऐड कर दो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज हो गया, यानी ये CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस लैम्डा एम ऑफ HCl ऐड कर दो, ये भी 100% आयनाइज हो जाएगा, और माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl कर दो, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐसे आयन आएंगे जिनकी हमको जरूरत
नहीं थी। तो Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव का डेटा कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl का डेटा कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर केवल CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव का डेटा बचेगा जो जिसके आयन CH3COOH के हैं। तो हमें इसका तो यानी कि हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ नेक्स्ट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक और, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। बड़ा आसान है लेकिन इस पर क्वेश्चन भी अभी पिछले कुछ सालों में आया है IIT में। टॉपिक तो बड़ा आसान है लेकिन उसको समझना पड़ता है ध्यान से, किस टर्म में क्या बात बोली जा रही है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको समझना। मैं इसमें शायद एक आध को सोच रहा हूँ एक एरर कर दूं, इसमें गलत कर दूं, तो आप पहचानना कि कहाँ पर गलत है, अपने फिर सही करते रहना। चलो देखो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। पहली बात, पहला रूल, H पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस OH नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस किसी भी अदर आयन से ज्यादा होती है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि H आयन और OH आयन वाटर की पार्ट है। दोबारा, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस किसी अदर आयन के कंपेरेटिव ज्यादा होती है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर H आयन और OH आयन प्रेजेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में H आयन और OH आयन अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब जिनसे H आयन बन रहा है, जिनसे OH आयन मिल रहा है, उनकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अगर H आयन की क्वांटिटी कम होती जाती है तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता जाएगा एक। बट मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब दूसरा केस, दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी आ जाए। अब वीक और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक से ज्यादा होगा। अब वीक में H है, OH है, कुछ भी हो, वीक है, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। HCl और NaCl में किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? HCl का, क्योंकि उसमें H आयन है और NaCl में Na आयन है, Cl तो दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं CH3COOH और CH3COONA। CH3COOH वीक एसिड है और CH3COONA स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है। तो CH3COOH में भी H आता है भाई, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है CH3COOH में और CH3COONA में किसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा या कंडक्टेंस ज्यादा होगा? तो आंसर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, यानी CH3COONA का। अब इसमें H मत देखने लग जाना, मैंने बोल दिया कि यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस आ गया। क्लियर हो गई तीसरी बात? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा वीक का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा। चलिए वापस बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। आप देखो मैंने यहां पर लिख दिया है, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। पहले सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है? HCl, तो HCl का कुछ कंडक्टेंस होगा, मैंने ये डॉट पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसमें NaOH मिलाऊंगा तो HCl कम होता जाएगा, उसकी जगह कौन लेता जाएगा? NaCl। यानी कि कंडक्टेंस में H आयन की क्वांटिटी कम होती जाएगी और Na पॉजिटिव आयन की बढ़ती जाएगी, यानी कि कंडक्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि H आयन कम हो रहा है। मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में H आयन को देख सकते हैं, अगर H आयन है तो कंडक्टेंस मान लीजिए कम होगा, ये कम हो गया। अब क्या हुआ, यहां पर इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया पूरा, यहां कंप्लीटली HCl कन्वर्ट इनटू NaCl। अब यहां से आपने और इसके अंदर क्या मिलाया? NaOH, और NaOH मिलाया, तो अब NaOH तो NaCl से रिएक्ट नहीं करेगा, NaOH खुद भी आके आयनाइज हो जाएगा। यानी अब NaCl के आयन तो थे, साथ में NaOH के आयन भी बढ़ गए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH बढ़ गया, यानी कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन अब बढ़ेगा। स्लोप लोप का ध्यान मत देना, स्लोप अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट पॉइंट पर केवल NaCl है, ध्यान रखना, केवल NaCl। इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले सॉल्यूशन में HCl है और NaCl है, इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद सॉल्यूशन में NaCl है और NaOH है। क्योंकि जैसे जैसे आप NaOH मिला रहे हैं, अब ये मत कहना सर इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले सॉल्यूशन में NaOH था, NaOH नहीं था। जैसे ही आपने NaOH मिलाया वो इसने HCl से रिएक्शन कर ली। जब तक NaOH उसमें Lr है तब तक NaOH हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो HCl से रिएक्ट करता रहेगा, और जहां HCl फिनिश होगा वहां केवल NaCl होगा, और उसके बाद NaOH मिलाएंगे तो NaOH और NaCl दोनों। चलिए दूसरा मैंने लिखा है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस है, तो मैंने कहा HCl है, इसका कंडक्टेंस कुछ ये रहा। वीक बेस मिलाया, तो वीक बेस मिलाएंगे तो डेफिनेटली जैसे उसमें Na पॉजिटिव रिप्लेस हो रहा था, यहाँ पर सॉरी H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहा था Na पॉजिटिव से, यहाँ पर H पॉजिटिव रिप्लेस होगा NH4 पॉजिटिव से, तो कंडक्टेंस अल्टीमेटली क्या होगी? कम होगी। तो चलो कंडक्टेंस कम कर देते हैं, लो ये कंडक्टेंस कम होगी।
अब इसके बाद इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। चलो इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया क्योंकि NH4Cl बनता रहा। तो अब इक्विवेलेंट पॉइंट पे केवल कौन प्रेजेंट होगा? NH4Cl। NH4Cl सॉल्ट है, यानी वो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में प्रेजेंट रहेगा। अब आपने इसके अंदर और NH4OH मिलाया, आपको पता है NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वो इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद आयनाइज नहीं होगा, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आयनाइजेशन होगा। तो नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन ऑफ सॉल्यूशन में नहीं बढ़ेंगे, यानी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि NH4OH सॉल्यूशन में आया जरूर है, लेकिन वो आयनाइज नहीं हो पाया क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, क्योंकि उसमें पहले से NH4Cl प्रेजेंट था आयनाइज फॉर्म में। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने के कारण NH4OH और डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े इसका मतलब जैसे जैसे आप NH4OH की वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे कंडक्टेंस अल्टीमेटली कांस्टेंट ही रहेगा। चलिए, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड, मैंने ये वीक एसिड का कंडक्टेंस मान लीजिए कुछ है हमारे पास, ये रहा CH3COOH के कारण कुछ कंडक्टेंस होगा, 100% आयनाइज था नहीं। इसके अंदर NaOH मिलाया, जैसे NaOH मिलाया CH3COOH से CH3COONA बना। आप देखो वीक एसिड से अब सॉल्ट बनना शुरू हुआ, CH3COONA सॉल्ट है और सॉल्ट बनना शुरू हुआ, और आपको पता है सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक एसिड की जगह धीरे धीरे कौन लेता जा रहा है? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा कम होगा? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। अगर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा देते। अब इसके अंदर जैसे आप NaOH मिलाते जाएंगे, एक टाइम आएगा जब पूरा CH3COOH कंप्लीटली फिनिश होगा, CH3COONA में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया पूरा। अब CH3COONAS इक्विवेलेंट पॉइंट पे यहाँ। अब इसके अंदर और NaOH मिलाया, जैसे ही आपने और NaOH मिलाया तो NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कंडक्टेंस और सॉल्यूशन बढ़ेगा। ग्राफ थोड़ा सा और ज्यादा स्लोप हो गया, लेकिन ऐसे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, स्लोप पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि कितना ज्यादा स्लोप होगा कितना कम स्लोप होगा, बस आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना था। चलिए नेक्स्ट, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। वीक एसिड विद वीक बेस। अब आप देखना ध्यान से, यहाँ पर ये कंडक्टेंस है CH3COOH सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जो मैंने लिखा होगा। यहाँ पर जैसे ही आपने NH4OH मिलाया सॉल्यूशन के अंदर तो CH3COONH4 सॉल्ट बना। अगर सॉल्ट बना यहाँ पर तो क्या हुआ? कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा, तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। सॉल्यूशन के अंदर कौन प्रेजेंट है? उसके अंदर प्रेजेंट है CH3COONH4 आयनाइज फॉर्म में, यानी CH3COO नेगेटिव भी है और NH4 पॉजिटिव भी है। अब इसके अंदर और क्या मिला है? NH4OH। NH4OH क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले जैसा कैसा आ गया वापस, जो अभी ऊपर बताया था कुछ देर पहले कि NH4OH और डालोगे तो NH4 पॉजिटिव का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो NH4OH आयनाइज नहीं होगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आयनाइज होगा, तो कंडक्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? और ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन हो गया।